Welcome to Physics About. This is fourth lecture on force and laws of motion. और इस लेक्चर में डील करेंगे फोर्स से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को. लेट्स स्टार्ट नाउ. टेंशन ड्यू टू a string or thread ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही एक कैटेगरी है. हम लोग अक्सर कहते हैं बहुत टेंशन में है यार. ठीक है, तो आइए समझते हैं ये टेंशन क्या होता है. स्ट्रिंग या थ्रेड क्या होना चाहिए? पहला मासलेस होना चाहिए और दूसरा इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी जिसके अंदर खिंचाव ना हो सके. अनस्ट्रेचेबल यानी जिसको आप खींच ना सकें. तो मान लीजिए कि अगर किसी स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट आपने ऐसे हैंग कर दिया है तो क्या है, इस थ्रेड में एक खिंचाव आ गया है. ठीक है, और ये खिंचाव क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहा है. इसका मतलब है कि थ्रेड में भी जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके इसको होल्ड करने में, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं. उसी तरह किसी दिए हुए पुली के बारे में भी बताते चलें. पुली क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ टेंशन को चेंज कर देता है. टेंशन को टी लेटर से डिनोट करते हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप कंसीडर करेंगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा होता है. किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी. टेंशन का मतलब ही होता है खिंचाव. अवे फ्रॉम द बॉडी आप याद रखिएगा. जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ पे है, अगर दो ऐसा ऑब्जेक्ट किसी थ्रेड से ऐसे आपने एक सरफेस पे रख के फोर्स लगा दिया है इस पे, तो क्या हो गया, इसमें खिंचाव आ गया. तो इस सरफेस से अवे ये एक टेंशन, सेम स्ट्रिंग है, और इस सरफेस से अवे ये एक टेंशन. ठीक है, तो क्या है, याद रखिएगा, टेंशन ऑलवेज अप्लाई अवे फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पुली के बारे में मैं बता रहा था. पुली का केस जब भी लीजिएगा तो पुली भी मासलेस होना चाहिए. ओके, और दूसरी बात ये कि स्ट्रिंग जो इस पर रखा हुआ है वो फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए पुली, यानी फ्रिक्शन ऑफर ना करता हो. ये दो बात का ध्यान रखिएगा. मान लीजिए ये 5 kg है और ये 2 kg है. ठीक है, तो अगर ये देखिए एक ही थ्रेड यूज़ किया हुआ है, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ, ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा. सो पुली का मेन काम क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहा है. देख लीजिए, इधर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और इधर फोर्स क्या है, नीचे की डायरेक्शन में लग जाएगा. एक्सेलरेशन चूँकि इधर हो रहा है, तो पुली का मेन काम क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देना. दो बात ध्यान रखिएगा, एक तो ये कि पुली मासलेस होनी चाहिए, और दूसरी ये कि फ्रिक्शन ऑफर नहीं करनी चाहिए. और जो टेंशन की बात करेंगे आप, देखिए इस पर होकर जा रहा है तो क्या है, मैंने पहले ही कहा ऑब्जेक्ट से दूर. तो पुली को अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये टेंशन एक उसके अवे, और यहाँ पर दूसरा इस थ्रेड के अवे. ठीक है, तो ये क्या है, दोनों तरफ टेंशन, चूँकि थ्रेड एक ही है तो सेम टेंशन अप्लाई हो रहा होगा. अगर ये फ्रिक्शन लेस होगी तो जिस स्पीड से थ्रेड इस पर अप चढ़ रही होगी, इसकी तरफ आ रही होगी, उसी स्पीड से ये बाहर की तरफ भी निकल जाएगी. सो जिस स्पीड से थ्रेड इसके ऊपर या स्ट्रिंग इसके ऊपर आ रही होगी, उसी स्पीड से इससे बाहर की तरफ भी निकलती हुई नज़र आएगी. यानी स्पीड को ये किसी भी तरह से हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा होगा पुली. पुली का काम क्या है? पुली का काम ये है कि वो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है.
मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग इधर से और एक स्ट्रिंग इधर से आया इसके ऊपर। ओके, तो इधर भी कुछ वेट है और इधर भी कुछ वेट है, तो जो इसमें से ज़्यादा मैसिव होगा उसकी तरफ मोशन आ जाएगा। तो ये जस्ट उसके अपोजिट, देख लीजिए यहाँ फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम स्ट्रिंग है। तो अगर हमने एक बात पहले ही क्या बता दिया है कि ये मासलेस होता है स्ट्रिंग। क्या है ये? मासलेस स्ट्रिंग है, यानी मास इसका 0 मानते हैं और इनएक्सटेंसिबल है। अब पुली को देख लीजिए, अगर इधर का टेंशन T1 मान लेते हैं और इधर का टेंशन T2 मान लेते हैं और इसका बहुत छोटा सा माइनर पोर्शन ये देखिए इतना सा ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ से स्ट्रिंग कुछ ऐसे जा रही है और इसमें एक स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, ठीक है, ये उसका सेंटर है पुली का, दिया हुआ पुली का, और ये y एक्सिस और यहाँ से x एक्सिस ले लेते हैं। एंगल जब आप देखेंगे आगे चल के तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल थीटा हॉरिजेंटल के साथ ये बना रहा है, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी हम डील करेंगे। एन ये हो गया T1, ये T2, तो अगर x के डायरेक्शन में लेकर चलें तो ये कितना हो गया T1 cos थीटा और ये कितना हो जाएगा T2 cos थीटा। क्योंकि आप देखिए y के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, जो डायरेक्शन होगा वो x के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ओके, देयरफॉर आप लिख सकते हैं x डायरेक्शन T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा, या T2 cos थीटा अगर इस तरफ डायरेक्शन दिखाना है आपको, मोशन अगर इधर दिखा रहे हैं तो इस साइड से लीजिए, और इधर वो उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको समझ लीजिए। दैट इज MA x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन जब आप बात कर रहे हैं तब, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये y का डायरेक्शन और ये x का डायरेक्शन। मास को ऑलरेडी आपने 0 माना हुआ है, तो क्या हो गया T1 cos थीटा इज T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इज 0, देयरफॉर T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2। यानी अगर सेम स्ट्रिंग है और पुली से होकर जा रहा है तो T1 और T2 इक्वल होगा, जिसको आप T कंसीडर कर सकते हैं। इधर भी T, इधर भी T और अवे भी T इस ऑब्जेक्ट के कारण, और इसके अवे भी T इस ऑब्जेक्ट के कारण। तो ये पुली से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर ली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्प्रिंग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आता है, स्प्रिंग फोर्स। ओके, स्प्रिंग क्या है? जब किसी वायर को स्पाइरल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है तो वो स्प्रिंग में कन्वर्ट कर जाता है। क्लियर है? ये स्प्रिंग या तो ऐसे स्पाइरल कर दिया जाए या फिर इस फॉर्म में, ओके, या फिर कुछ लीफ के फॉर्म में भी स्प्रिंग बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? स्पाइरल स्प्रिंग हो गया। ये पहले जो रिस्ट वॉच आती थी उसमें ये लगाया जाता था। लीफ स्प्रिंग, ये आज भी गाड़ी में व्हील्स के ऊपर, बहुत सारे व्हीकल्स में स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग व्हील्स के ऊपर सॉकर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, आप अपने पेन में भी इसे यूज़ करते हुए दिखते हैं। ठीक है, क्या है ये? हेलिकल है। हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर किसी सॉलिड प्लेटफॉर्म से एक स्प्रिंग को ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से लगाकर यहाँ अटैच कर दिया जाए, ओके, तो अगर इसमें इधर मूवमेंट करेंगे, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसको मीन पोजीशन कहते हैं। मान लीजिए दिस इज x0, क्या है ये?
मीन पोजीशन कहलाता है। ओके, तो जब ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए इधर, ठीक है, मान लीजिए x डिस्टेंस से आपने स्लाइड कर दिया, कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से। जैसे ही आपने स्लाइड किया ये स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेच हुआ तो वापस एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। ओके, यानी आपने स्लाइड जिस डायरेक्शन में किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। किसके कारण काम कर रहा है, इस स्प्रिंग के कारण कर रहा है। इसको सबसे पहले हुक्स ने समझा, ठीक है, इसीलिए इसे हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। देयरफॉर रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, यानी जिधर आप जिस डिस्टेंस से या जिस ऑब्जेक्ट को जिधर डिस्प्लेस कर रहे होंगे जिस डिस्टेंस से, उसके अपोजिट ये फोर्स लग रहा होगा। देयरफॉर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं के क्या हो गया यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका दूसरा नाम स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिफनेस कांस्टेंट। कितना स्टिफ है, ठीक है। के की यूनिट को अगर देखने की कोशिश करें तो दैट इज एफ अपॉन एक्स, मीन्स यूनिट वाइज ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी स्टिफनेस कांस्टेंट जितनी ज़्यादा होगी, उतना मुश्किल होगा इसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना, इलोंगेट करना या कंप्रेस करना। इज दैट ओके। नाउ अब आप देख लीजिए कि ये एक स्प्रिंग का यूज़ किया है आपने, और उसको अगर आप देखेंगे ग्राफ के हिसाब से तो आपको लगेगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, मैं थोड़ा साफ करके दिखाऊं आपको, अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो जो स्प्रिंग के कारण आपको इक्वेशन मिल रहा है दैट इज माइनस के एक्स। सो माइनस ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या हो जाएगा, ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर सिंपल आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे होते जो रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट लग रहा था, अगर ये आप खींच के ले जाते तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता वो कुछ ऐसा लगता है, एफ एक्सटर्नल। यहाँ पर ये क्या है, स्प्रिंग है ये, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता, के एक्स के बराबर हो जाता, निगेटिव वैल्यू नहीं होता। जिधर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते उधर ही ये डिस्प्लेस हो जाता। देयरफॉर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स के ठीक अपोजिट स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स में आप पैरेलली कई स्प्रिंग आपस में जोड़ सकते हैं और सीरीज में भी कई स्प्रिंग आपस में जोड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोनों का कंडीशन। आइए सबसे पहले देख लें सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है कि एक ये स्प्रिंग, उससे रिलेटेड अटैच दूसरा स्प्रिंग, उससे अटैच्ड तीसरा स्प्रिंग एंड सो ऑन। आप जितने चाहें स्प्रिंग लगा लें, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिस पर आपने फोर्स अप्लाई किया है एक्सटर्नल, ठीक है। और सभी की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, K1, K2, K3। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है,
चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है तो सभी में एलोंगेशन अलग अलग आ जाते हैं। ये x1 से एलोंगेट कर जाता है, ये x2 से एलोंगेट कर जाता है, ये x3 से एलोंगेट कर जाता है। अगर मान लिया आपने इसे x से एलोंगेट किया था तो ये सभी अलग अलग जो एलोंगेट होते हैं वो x के इक्वल उनका एलोंगेशन होता है, यानी खिंचाव उसके अंदर जितना आपने x में किया था बाकी इन सभी में वो एलोंगेशन आके अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो जितना आपने खींचा था उतना ये तीनों मिलाकर कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर अगर आप देखें तो f मैग्नीट्यूड के हिसाब से kx होता है। तो अगर टोटल एलोंगेशन के हिसाब से मान लेते हैं, यानी जो नेट एलोंगेशन है इक्विवेलेंट, तो अगर ये टोटल मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा k इक्विवेलेंट x। और अगर x1 x2 x3 के हिसाब से देखते हैं तो दिस इज f1 इज इक्वल टू k1 x1। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू f1 अपॉन k1। एक बात का ध्यान रखना है, जितना फोर्स आपने एक्सटर्नली लगाया था सभी पर उतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, सारे स्प्रिंग्स पर सेम फोर्स जितना आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया था सीरीज के केस में सारे फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू f1 अपॉन k1, x2 इज इक्वल टू f2 अपॉन k2 एंड x3 इज इक्वल टू f3 अपॉन k3। सारे वैल्यूज़ रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा f अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2, सॉरी दिस इज k1, दिस इज k2 एंड दिस इज f3 अपॉन k3। अब आप देखिए कि मैंने कहा है एक्सटर्नली जितना फोर्स आपने अप्लाई किया था उतना ही फोर्स सब पर लग रहा है, यानी f1 f2 f3 सभी इक्वल हैं। ओके, देयरफॉर अब आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर सभी इक्वल हैं तो कॉमन ले लेते हैं और वो f के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हाउ मच, कॉमन ले लीजिए, दिस इज 1 अपॉन f कॉमन, दिस इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3। f से f कैंसिल, देयरफॉर 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3। ओके, इसी चीज़ को दो स्प्रिंग के लिए अगर लिखते फॉर 2 स्प्रिंग तो ये क्या हो जाता 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अगर इसका दो स्प्रिंग के लिए अगर लिखें k इक्विवेलेंट तो वो कितने के बराबर हो जाता k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। इस बात में कोई डाउट नहीं रखिएगा कि फोर्स इक्वल क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग के केस में भी ये आप मानकर चलते हैं कि ये मासलेस है। ठीक है, आपको ये मासलेस मान के चलना पड़ता है। सारे स्प्रिंग मासलेस हैं, उनके स्टिफनेस कांस्टेंट यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट हैं वो अलग अलग है, और चूंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है इसलिए इसमें खिंचाव अलग अलग आ रहा है सीरीज में जोड़ने के कारण। और चूंकि ये मासलेस हैं देयरफॉर फोर्स जितना यहाँ अप्लाई होगा उतना ही सब पर, चूंकि एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं तो जितना वहाँ फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक्सटर्नली उतना ही फोर्स ये सभी स्प्रिंग फील करेंगे। तो क्या हो गया, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग देख लिया आपने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड टाइप था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। ये कैसा केस है, मान लीजिए किसी सॉलिड सपोर्ट से दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग
आप यूज़ कर रहे हैं, या 3 चाहे 3 यूज़ कर लें, 4 चाहे 4 यूज़ कर लें। चलिए मैं 3 लेकर, सीरीज़ को मैंने किया था 3 लेकर यहाँ भी कर लेते हैं। और ये एक आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, उस पर बाहर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इज़ दैट ओके? सभी की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो जब यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो सभी एक ऑब्जेक्ट से सेम तरीके से अटैच है, तो इसमें जो खिंचाव होगा वो इक्वल होगा। क्लियर? और न्यूटन के थर्ड लॉ से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर सभी के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं, तो ये एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा F1, ये लगाएगा F2 और ये लगाएगा F3, जस्ट अपोजिट। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स कितना हो जाएगा? जितना एक्सटर्नली आप लगा रहे हैं, तीनों स्प्रिंग मिलाकर इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीनों स्प्रिंग मिलाकर उस फोर्स को कैंसिल आउट करना चाहेगा। देयरफॉर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। और आप देख लीजिए इलोंगेशन सेम होगा, चूँकि सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रहा है, इसलिए इसमें खिंचाव सेम होगा। सेम ऑब्जेक्ट से अटैच्ड ये सारी स्प्रिंग है। देयरफॉर उस कंडीशन में जितना फोर्स आपने लगाया है, इक्विवेलेंट केस के लिए K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, अगर ये डिस्प्लेस आप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देयरफॉर कितना हो जाएगा? ये F के हिसाब से वही है। अब आइए सारे पर लिख लें। F1 इज इक्वल टू K1 इंटू X1, और देख लीजिए एलोंगेशन सेम है। X इज इक्वल टू X1 प्लस X इज इक्वल टू X1 दैट इज इक्वल टू X2, यानी सारे सेम डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ जाएंगे। F2 इज इक्वल टू K2 इंटू X2 एंड F3 इज इक्वल टू K3 X3। Therefore, this is K equivalent X, K1 X1, K2 X2, K3 X3। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि डिस्प्लेसमेंट सारे के इक्वल हैं। Therefore, X1 X2 X3, और वो किसके बराबर हैं? इसके बराबर हैं, X के। Therefore, X कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 कैंसिल आउट। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। अब आप n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के लिए भी जोड़ते हुए चले जाएं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए भी ऐड करते हुए चले जाएं, जितना चाहें उतना आप करते हुए चले जाएं। तो ये क्या हो गया? पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग। आप चाहें तो मिक्स करके भी मिक्स्ड ग्रुपिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चूँकि ग्रुप ऑफ फोर्सेस की कैटेगरी देख रहे हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी है उसकी, क्या है कैटेगरी? वो है न्यूक्लियर फोर्स। आप जानते हैं कि एक दिए हुए एटम का बहुत छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। लेकिन एक बात समझने की है कि प्रोटॉन पे जब पॉजिटिव चार्ज है और जो कूलम्ब फोर्स है वो कह रहा है कि अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, तो ये तो सेम चार्ज है, तो यहाँ पर तो रिपल्शन होना चाहिए था। और रिपल्शन होने के कारण क्या होता कि ये जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रह पाता और वो ब्रेक कर जाता, और ब्रेक कर जाता तो एटम अनस्टेबल हो जाता। लेकिन कुछ तो है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक बैलेंस बनाया हुआ है। ये प्रोटॉन और प्रोटॉन चूँकि न्यूक्लियस की एकदम मिनिमम जगह है, इसका नेग्लिजिबल पार्ट होता है, एटम का नेग्लिजिबल पार्ट होता है न्यूक्लियस।
तो एक शॉर्ट रेंज फोर्स काम कर रहा है, बहुत ही शॉर्ट रेंज, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, इतना शॉर्ट रेंज है। किसके किसके बीच में काम कर रहा है? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, जो क्या कर रहा है? हेल्ड टुगेदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाकर रख रहा है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सो भले ही ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन शॉर्ट रेंज में ये भी अपना रोल प्ले करता है। और चौथे टाइप का फोर्स है वीक फोर्स। ओके, जनरली न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कन्वर्जन होता रहता है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसे बीटा माइनस डीके कहते हैं। और प्रोटॉन से कन्वर्जन होकर किधर चले जाते हैं? न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा प्लस डीके कहते हैं इसे, पॉजिटिव डीके। सो यहाँ पर बहुत ही वीक फोर्स काम कर रहा होता है, सिर्फ ये न्यूट्रॉन से कन्वर्ट कराकर प्रोटॉन में ले जाता है एंड प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ले जाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन से कन्वर्ट जब होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी पार्टिकल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी कुछ एक्शन होता रहता है। तो ये वीक फोर्सेस हैं जो इसमें काम करते हैं। आइए कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक को, और वो टॉपिक है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम फिक्शियस फोर्स या फॉल्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं। पहले इसके एक एग्जाम्पल को देखेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस स्यूडो फोर्स को इलेबोरेट करेंगे, उसकी पूरी डिस्कशन देखेंगे। आइए देखते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स या जो रियल ना हो। तो क्या है ये स्यूडो फोर्स? आप जानते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जितनी भी बातें हम लोग फोर्स की करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में करते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी फोर्स अप्लाई होता है। उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसी फोर्स को स्यूडो या फिक्शियस फोर्स कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, या पैक्ड कोई कार्ट है, चारों तरफ से पैक है, और यहाँ एक बॉल सीलिंग से थ्रेड के थ्रू हैंग कर रहा है और ये अर्थ पर चल रही है। ठीक है, ये अर्थ पर चल रही है ये। नाउ यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ भी खड़ा हुआ है। मैंने ये बात कहा कि अर्थ पर चल रही है, जानबूझ के कहा। आप कहेंगे कि सड़क पर चल रही है, तो रोड कहाँ है? रोड इज ऑन द अर्थ। जानबूझ के मैंने अर्थ लिया है। क्यों? क्योंकि अर्थ को आप एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ हैंग किया हुआ है ऑफ मास m। ये ऑब्जर्वर जो एक पैक्ड इस बॉक्स के अंदर, जो कि
इस इंजन के थ्रू चल रहा है उसके अंदर है। इसको बाहर से कहीं से ना कोई साउंड समझ में आ रही है ना कोई मूवमेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में है या इनर्शियल है, तो ये इनर्शियल का मतलब अभी जो कंडीशन है, इनर्शियल अगर होगा तो या तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या रेस्ट में होगा। इनर्शियल कहने का यही मतलब होता है। जैसे कि अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे रेस्ट में मानते हैं आप। ठीक है, या ऐसा मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। उसी तरह अभी मैंने मान लिया कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो ये जैसे हैंग किया हुआ है उसी पोजीशन पर हैंग किया हुआ है। ये बात ना सिर्फ इसको दिखाई दे रही है बल्कि ये जो अर्थ पर खड़ा हुआ दूसरा ऑब्जर्वर है उसको भी ये बात फील हो रही है। लेकिन अगर ये ट्रक या जो भी है अचानक से ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करने लगे, यानी दिए हुए ट्रक में क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, और मैंने क्या दिया है एक्सेलरेशन को, ए नॉट। ठीक है, अगर ये ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करने लगे तो ये थ्रेड जो मास इससे थ्रेड से लटका हुआ है वो क्या कर जाएगा, इसके एक्सेलरेशन के यानी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये डेविएट कर जाएगा, यानी मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बढ़ जाएगा। जिधर इसकी एक्सेलरेशन हो रही है उसके अपोजिट में चला जाएगा। कम से कम इसको तो ये पता चल गया है क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम में है, ये अर्थ पर है, और वो देख रहा है कि ट्रक के एक्सेलरेट होने के कारण ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में झूल गया है क्योंकि ये थ्रेड से लगा हुआ है। बट इसको जो कि एक शॉक प्रूफ और साउंड प्रूफ कार्ट के अंदर बैठा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, उसे तो लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा जिसके कारण ये मूव कर गया, चूंकि इसको इस एक्सेलरेशन के बारे में कोई भी खबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या मानकर चलेगा कि कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसको इधर मूव करा दिया है, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करा दिया है, और ये उस फोर्स को यहाँ पर लागू करना चाहेगा जो कि एक फॉल्स फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसे ऐसा कोई भी रीज़न पता नहीं चल रहा है जिससे वो वैलिड पॉइंट पर ये बात कह सके कि इस मास पर क्या है, फोर्स अप्लाई हो गया है। बस ये गेस करेगा कि ये फोर्स अप्लाई हो चुका है और फोर्स अप्लाई होने की वजह से ही यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। उसी तरह मानकर चलिए कि एक कार्ट पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये अभी क्या है, इनर्शियली मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी यूनिफॉर्म मोशन से। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर जाए अचानक से, ए नॉट एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है, तो वही ऑब्जर्वर जो वहाँ से देख रहा है और एक दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पर मान लीजिए यहाँ पर है, अलग से मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ये एक्सेलरेट कर गया है जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ स्लाइड कर गया। तो इसको तो पता है कि ये कार्ट एक्सेलरेट किया है, लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स, कोई फॉल्स फोर्स, यानी कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पर काम कर गया जिसको आप फॉल्स फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव कर गया। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, देयरफॉर एक्सेलरेटेड मोशन क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल कहलाता है। और नॉन इनर्शियल में आपने क्या फील किया, जो नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ आदमी है वो फील कर रहा है कि एक फोर्स अपियर हो रहा है, चाहे वो इस हैंगिंग बॉब में या मास में हो या इस सरफेस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर हो। इसे क्या फील हो रहा है कि एक फॉल्स फोर्स, फॉल्स या स्यूडो फोर्स, जिसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं है, वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं तो डायरेक्ट आपको बोल सकता था कि जितना एक्सेलरेशन से ये आगे मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा,
आप उतना ही एक्सेलरेशन से इस मास को मल्टीप्लाई कर दो, यही स्यूडो फोर्स हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका इलेबोरेट डिस्कशन आप समझ लें। आपने पहले भी समझा हुआ है कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है और ये जो बस है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है विथ ए नॉट एक्सेलरेशन। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू कौन से, ये जो बस का फ्रेम है या ट्रक का फ्रेम है, उसमें आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ये आपका वर्किंग फ्रेम है। और चूंकि ये बस अर्थ के ऊपर चल रही है यानी इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रही है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है, चाहे वो यहाँ हैंगिंग बॉब मास का केस हो या ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका केस है। तो क्या है, यहाँ भी अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, उसमें बस एक नॉन इनर्शियल है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो उसके एक्सेलरेशन को आपको डील करना है। तो अगर फ्रेम बताएं हम आपको, तो उस फ्रेम को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये अर्थ फ्रेम, इसको X, Y एंड O, यहाँ कौन है, सड़क बनी हुई है जिस पर बस चल रही थी, और एक दूसरा फ्रेम, ये कौन सा फ्रेम, X डैश, Y डैश, O डैश, ये कौन सा फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। कितने से मूव कर रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से। जैसा कि छोटा सा मैं फिगर यहाँ पर फिर से आपको बता दूं, ये आपका ट्रक, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर, और ये हैंगिंग बॉब कहाँ चल रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ का फ्रेम जो O से मैंने डिनोट किया है, ये बस का फ्रेम, और कोई पार्टिकल जैसे यहाँ बॉब था, कार्ट के केस में कोई ऑब्जेक्ट था ऑफ मास m, जिसकी एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं क्या है, जिसकी एक्सेलरेशन a है और मास m है। ओके, अब आप समझ लीजिए ये इनर्शियल फ्रेम यानी रोड हो सकता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम विथ ए नॉट एक्सेलरेशन, इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क y o x, एंड एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड p और पार्टिकल p ऑफ मास m इज मूविंग विथ दिस फ्रेम विथ एक्सेलरेशन a। अब सबको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एरो से डिनोट कर दीजिए, ये रहा आपका, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि किसका एक्सेलरेशन आप लिख रहे थे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O इज a नॉट, एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास m, दिस पार्टिकल ऑफ mass m with respect to O dash is a. Using triangular law of vector addition, अगर आप वहाँ से लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, देख लीजिए। एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू, जस्ट ऐसे जा रहे हैं फ्रॉम टेल टू हेड की तरफ, देन दिस इज ए ओ डैश पी इज इक्वल टू, ये लिखने में तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी आपने माना हुआ है, जो मैंने यहाँ से वाइप कर दिया है वो क्या माना हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O इज a नॉट, एंड acceleration of particle P with respect to O dash is A, ठीक है। और एक दूसरा है acceleration of particle P
विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ये अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया। अब ये देखिए, चूंकि यहाँ ओ डैश ओ है मानने के हिसाब से, तो हम सबको इंटरचेंज करेंगे विथ नेगेटिव साइन। ऐसा वेक्टर में आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी ओ डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी ओ। नाउ सभी में नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद क्या कीजिएगा, सबको स्ट्राइक आउट करके हटा लीजिए। फिर से ये कितना आ गया, ओ डैश ओ प्लस ए पी ओ इज ए पी ओ, ठीक है। ये ओ डैश है, इज दैट ओके। नाउ क्या है, पार्टिकल का मास कितना है, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओ डैश ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, m एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम। ओके, नाउ इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप किसका एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, वर्किंग फ्रेम से एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, किसका, दिए हुए पार्टिकल का। चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मूव कर रहा है ये फ्रेम ए नॉट एक्सेलरेशन से, और ये ऑब्जेक्ट इस फ्रेम के हिसाब से ए एक्सेलरेशन से। देयरफॉर आप इसको एज इट इज़ यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। एम ए कितना माना हुआ है, पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन ए माना हुआ है, तो आपने लिख लिया एम ए। नाउ ये कितना है, एम ए पी ओ, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, उसको भी आपने ऑलरेडी ए नॉट माना हुआ है, ठीक है। ये एरो लगा लीजिए इस पे। अब क्या है, इस टर्म को ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम o, और उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन द गिवन पार्टिकल p, ठीक है। चूंकि ये इनर्शियल फ्रेम में बात हो रही है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो नेट फोर्स की क्वांटिटी हो जाएगी, एंड दैट नेट फोर्स इज F। क्लियर है, नेट फोर्स के लिए मैंने यहाँ वो लिख दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ वैल्यू डाल लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू कितना है, ये ए नॉट है विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, देयरफॉर दिस इज ए नॉट। और अब इसको जब अरेंज करके आप लिखेंगे, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं किसके फ्रेम में, वर्किंग फ्रेम में, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके थ्रू पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, एंड दैट इज ए नॉट। अब मैं यहाँ से इसे वाइप करता हूँ, यहीं सामने लिखूंगा इसको। अब आप देखिए, ये एक्सेलरेशन लिखा जाएगा F माइनस एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ये वाला मास डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये किसके थ्रू लिख रहे हैं आप, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसा कि आपने ट्रक के केस में देखा कि ये ट्रक मूव कर रही है और ये ऑब्जर्वर ट्रक के अंदर खड़ा हुआ है, और ये हैंगिंग बॉब ऑफ मास m। तो ये कैसा ऑब्जर्व कर रहा है इसका एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ था, रोड पर दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, इज दैट ओके। तो ये क्या था, इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो उसने तो देख लिया, उस हिसाब से आपने ये देख लिया कि ये नेट फोर्स यहाँ काम कर रहा है। मान लीजिए कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होती और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता इस बॉब का एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन जब आप लिखते उस मास का, तो ये कितना हो जाता, F अपॉन m। लेकिन चूंकि अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसके एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, नेट फोर्स से
इस क्वांटिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक फॉल्स फोर्स के कारण अपनी जगह से उल्टी डायरेक्शन में मूव कर गया है। ठीक है, देयरफॉर यही जो एक क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं, नेट फोर्स से इतनी क्वांटिटी को आप इस बेसिस पर घटा रहे हैं क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको यूज नहीं कर पाते। तो उसको यूज करने के लिए, उस लॉ को वैलिड बनाने के लिए आप नेट फोर्स से, चूंकि ये अपनी जगह से उल्टी डायरेक्शन में मूव कर गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको फील हो रहा है कि इस पर एक फोर्स लगा है। तो आप क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि आपने एक टर्म ऐड कर दिया है विथ नेगेटिव साइन। वो ये बोल रहा है कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वो फोर्स लेना पड़ेगा। यही फोर्स क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स कहलाता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा था, यही वैलिड था वहाँ पे, लेकिन ये फॉर्मूला नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं था। नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला मिला उसको वैलिड बनाने के लिए आपने इस क्वांटिटी को ऐड कर दिया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देयरफॉर दिस फोर्स इज कॉल्ड द स्यूडो फोर्स और द फॉल्स फोर्स। होप कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।